आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स में जो पहला लेसन चल रहा है बच्चों, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो विधि बताई गई है उसमें कुछ बच्चों की तरफ से ये क्वेश्चन दोबारा बताने के लिए कहा गया है। तो आइए मैं फिर एक बार पुनः आपको समझाता हूँ। जैसे आपके एक्सरसाइज का कोई एग्जाम्पल या कोई ये क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसको पुनः मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए आपके एक्सरसाइज मैं पहले लिख दूँ क्लास 10th। सब्जेक्ट मैथ्स में जो एक्सरसाइज 1.1 है में बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कोई एक हम क्वेश्चन नंबर 1 में कोई एक सवाल हम लोग ले लेते हैं और उसको हम समझाने की कोशिश आप लोग को करेंगे। आइए जैसे प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, करा कि 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एक बार और क्वेश्चन मिलान कर लीजिएगा, 867 और 255। आइए इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मैं आपसे बताया था कि इन दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या खोजिए वो a होगा और जो सबसे छोटी इन दोनों संख्याओं में जो छोटी होगा वो b होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 867 बड़ा है और 255 छोटा है। सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसका मतलब कि इसमें a बराबर हो जाएगा 867 और b बराबर हो जाएगा 255। आइए जो भाग विधि से हम लोग लगाते हैं सवाल को, उसी विधि से हम लोग इसको लगाएंगे। देखिए हम लोग पिछली कक्षाओं में भाग विधि से महत्तम समापवर्तक हम लोग ज्ञात करते थे। कैसे ज्ञात करते थे कि इसमें जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से हम लोग भाग देते हैं। तो भाग विधि से हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे यह ध्यान देना बच्चों। जैसे यह 867 है, बड़ी संख्या 867 है
और इसमें हम लोग 255 का भाग देंगे बच्चों। तो जब 255 से भाग देंगे तो मुझको लग रहा कि यह 2 तिहाई 6 अर्थात 3 बार लगभग जाएगा। 3 पाँच 15 और 3 पाँच 15 और 1 16 हो जाएगा, हासिल 1 होगा। 3 दूना के 6 और 1 7। जब घटाएंगे बच्चों तो यह आएगा 2, यह हो गया 0 और यह हो गया 102। यह शेषफल अभी 0 नहीं आया। जब यह शेषफल 0 आ गया होता तो जिससे भाग दिए थे हम लोग उसी को हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं, परंतु यह शेषफल 0 नहीं आया तो फिर हम लोग अगली प्रक्रिया करेंगे। अगली प्रक्रिया क्या करेंगे बच्चों कि फिर यह 255 से भाग देने पर शेषफल जो 0 नहीं आया तो 255 को हम लोग फिर लिखेंगे और इसमें अब जो शेषफल आया है इससे भाग देंगे। तो मुझको लग रहा कि यह 2 बार जाएगा। 2 दूना के 4, 2 0 0 और 2 एकम 2। और जब घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 5, 51 हो गया। अभी भी यह शेषफल 0 नहीं आया बच्चों, तो हम लोग तीसरी प्रक्रिया करेंगे क्या कि फिर जिससे भाग दे रहे थे उसमें इस शेषफल से भाग देंगे। तो 102 हो गया और 51 से भाग देंगे तो मुझको लग रहा कि यह 2 बार जाएगा और 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10 हो गया। यह शेषफल आपको 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो जिस दिन यह शेषफल 0 आ जाएगा उस दिन जिससे भाग दिए बच्चों ना, देखिए यह वाला जो होगा यह महत्तम समापवर्तक होगा। महत्तम समापवर्तक होगा। तो जो आंसर हम लोग देते हैं कि इसका महत्तम समापवर्तक बताइए, किसका? 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक बताइए। तो आप लोग यह महत्तम समापवर्तक 51 आप लोग लिख देंगे, यह आंसर आएगा। परंतु वह कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आप महत्तम समापवर्तक को ज्ञात कीजिए। अर्थात जब यह विधि आप जान गए बच्चों ना, तो सिर्फ इसी विधि से इस वाले यूक्लिड विभाजन में आपको लिखना है, केवल लिखना है। क्या लिखना है? ध्यान देना। पहला स्टेप लिखते हैं कि a बराबर b गुणे q प्लस r। ठीक है, तो जो a बराबर b से q प्लस r लिखते हैं बच्चों, इसमें पहला जो स्टेप आएगा कि a की जगह पर 867 होगा। देखिए a की जगह पर 867 बराबर b का मतलब जितना बार ये गया है, तो यह हो जाएगा, नहीं सॉरी, यह हो गया 867 और b आपका 255 है। 255 गुणे q का मतलब जितनी बार वो गया है, तो यह 3 हो गया और शेषफल कितना हो गया? 102 हो गया। फिर एक बात समझिए, इससे आप लोग क्या देख रहे हैं कि यह a हो गया, यह b हो गया, यह q हो गया, यह r हो गया। तो इस रूप में सिर्फ आपको लिख देना है। और जब यह शेषफल 0 नहीं आया तो दूसरा स्टेप हम लोग जब बढ़ेंगे तो इसमें अब इसको a बराबर मानेंगे। a बराबर होगा 255। देखिए a बराबर होगा 255 और b बराबर होगा 102 होगा। b बराबर 102। तो फिर इसी रूप में लिखेंगे कि a बराबर b गुणे q, यानी 255 बराबर 102 गुणे कितना बार गया? दूसरी बार में ये 2 टाइम्स गया 2 और प्लस ये क्या हो गया? 51 हो गया। तो अभी भी यह शेषफल हम लोग देख रहे हैं कि 0 नहीं आया, यहाँ पर भी 0 नहीं आया। तो जब नहीं आया तो हम लोग आगे का स्टेप बढ़ाए थे ना बच्चों। जब आगे का स्टेप आप लोग बढ़ाए हैं तो उसमें अब क्या होगा कि जब यह शेषफल 0 नहीं आया तो अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो b था उसको अब हम लोग a मानेंगे। तो a बराबर होगा 102 और b बराबर होगा कितना बच्चों? 51 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये b बराबर 51 हो गया, तो a बराबर 102 और b बराबर 51। तो फिर इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे, a बराबर b गुणे q प्लस r। तो यह था a बराबर b गुणे q प्लस r। तो हम लोग लिखेंगे क्या इसको कि 102 बराबर 51 गुणे कई बार गया है, देखिए यह आपको q का काम करेगा, ये सब जितने हैं ये सब q हैं, ये सब q का काम करेंगे, और ये जो है शेषफल r का काम करेगा, यही ना बच्चों। तो शेषफल r, तो 51 गुणे q की जगह पर 2 लिखेंगे और शेषफल की जगह पर 0 लिख देंगे। तो जिस दिन शेषफल ये 0 आ जाएगा उस दिन b का जो मान होगा ना बच्चों, यही आपको महत्तम समापवर्तक या HCF होगा। तो आंसर आप लोग लिखेंगे HCF बराबर 51। तो देखिए यह भाग विधि से था और यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसको लगाया गया है। तो भाग विधि का ही एक रूप है यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके लगाना, और कोई बहुत इसमें कठिन नहीं है। आपको जितना सवाल गया हो उसको भाग विधि से पहले लगा लीजिए, और जब बोर्ड के एग्जाम में यही सवाल कहेगा कि यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके सवाल को लगाइए, तो इसी को हम लोग इस रूप में लिख देते हैं, और लिख देने के बाद यह आपका उस विधि से सॉल्व किया हुआ माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। और एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चन आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, ये प्रश्नावली पहली प्रश्नावली केवल आपको जो कंफ्यूज करेगी, इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन जो है इजी आएगा इसमें बच्चों, जो अगली एक्सरसाइज होगी। तो हमें उम्मीद है कि पहली एक्सरसाइज पर आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। तो अब हम लोग आइए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों। आइए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक से। ये जो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा बच्चों कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी दर्शाइए कि, क्वेश्चन में लिखा होगा कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां की वो धनात्मक पूर्णांक है। जहां लिखा होगा जहां q पूर्णांक है, तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग जानते हैं कि यह जो a बराबर b गुणे q प्लस r जो है, यह यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो लिखी गई है, क्या इस रूप से अगर इसका हम लोग कंपैरिजन किया जाए बच्चों, इससे और इससे हम लोग तुलना किया जाए, तो a बराबर, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया a बराबर b गुणे q प्लस r, तो या तो मैं इसको b गुणे q प्लस r से कंपैरिजन करूं, या मैं इसमें अगर a b गुणे q प्लस r से कंपैरिजन करूं, या इसको मैं b गुणे q प्लस r से कंपैरिजन करूं, तो हमें b क्या मिलने वाला है, यह आप लोग को देखना पड़ेगा कि हमें b क्या मिलेगा। तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, b का मान जो आएगा बच्चों, b बराबर आएगा 6, b बराबर आएगा 6। अब इस सवाल को छोड़ दीजिए, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग कोई पूर्णांक हम लोग a मान लेते हैं, माना कोई पूर्णांक a है ना, माना कोई पूर्णांक a है, तो a बराबर हम लोग लिखेंगे b गुणे q प्लस r लिखेंगे, तो इसमें b का मान क्या है, 6 है ना। अगर हम लोग लिखेंगे कि a बराबर b गुणे q प्लस r लिखेंगे,
तो b की जगह पर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 गुणे q प्लस r मिल रहा है। तो यहाँ पर r का मान जो होता है, देखिए जहां पर एक कंडीशन होती है बच्चों कि r का मान 0 या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, यह याद कर लेना। मैं पहले दिन आपसे बताया था कि जहां यह रिमाइंडर जो होगा, जो शेषफल होगा 0 या b से इस तरह से इसके बीच में होता है। तो यहाँ पर b बराबर अगर देखा जाए तो 6 है, तो r का मान जो आएगा बच्चों 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और b का मतलब 6 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर मैं कहूं कि चलिए अब r का मान बताइए, r का मान क्या बताना है बच्चों कि यहाँ 0 हो और 0 से बड़ा हो मगर 6 से बड़ा ना हो, 6 से छोटा ही हो। तो आप लोग क्या सोच सकते हैं कि r का मान 0 भी लिख सकते हैं, r का मान 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 होगा, परंतु 6 से छोटा लेना है। तो r का मान हम लोग इतना कंडीशन मिल रहा है कि r का मान हम लोग इसमें इतना हम लोग लिख सकते हैं, a बराबर 6q प्लस m में हम लोग r का मान 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब r का मान हम लोग 0 रखेंगे बच्चों, देखिएगा मैं यहां से लगा दे रहा हूं, 3 कंडीशन है। पहले मैं r बराबर 0 रख रहा हूं, इसमें मैं रखूंगा r बराबर 0। तो जब r बराबर इसमें 0 रखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 6q प्लस 0 हो जाएगा, a बराबर होगा 6q प्लस 0, अर्थात यह आ जाएगा 6q। दूसरी सोचिए क्या हो सकता है, वो कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होगा, दिखाइए, केवल दिखाइए। तो हमने मान लिया कि कोई पूर्णांक a है, अब उसमें धनात्मक विषम पूर्णांक की बात है, सब लोग धनात्मक ही आएंगे, तो अब उसमें कौन विषम संख्या होगी वो देखा जाएगा। चलिए पहले हमने r बराबर 0 रखा, तो यह आ गया 6q के बराबर। दूसरा हम लोग रखेंगे r का मान क्या रखा जाए बच्चों, r बराबर 1 रखा जाए। तो जब r बराबर 1 इसमें पुट करेंगे, r बराबर जब 1 यहाँ पर रखेंगे, r का मान 1, तो a बराबर क्या मिलेगा, 6q प्लस 1 मिलेगा। यह मिलेगा a बराबर 6 गुणे q प्लस 1 होगा, अर्थात लिख सकता हूं 6q प्लस 1 हो गया, यह है कि नहीं। तीसरे स्टेप में देखिए क्या होगा, r का मान क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। तो जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर होगा 6q प्लस 2 होगा बच्चों, है ना, यह आ जाएगा 6q प्लस 2। चौथा अगर देखा जाए r का मान 3 रखा जाए, अगर r का मान अगर 3 रखेंगे तो यह आएगा a बराबर 6q प्लस 3 आएगा। पांचवा स्टेप देखिए, मैं यहां से लिख दे रहा हूं, पांचवा स्टेप यहां पर लिख दे रहा हूं, चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा स्टेप अगर मैं r बराबर 4 रखता हूं, आप केवल लिखना है बच्चों, घबराना मत आप लोग। r बराबर अगर 4 रखेंगे इसमें तो यह आएगा a बराबर 6q प्लस 4 आ जाएगा। और एक छठवां स्टेप जो आपका होगा कि r बराबर क्या रखना है, 5 रखना है इसमें, तो यह हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5 हो गया। देखिएगा यह आ गया और यहाँ पर यह है, यहाँ पर यह है, ये दीजिएगा, और यहाँ पर यह है और यहाँ पर यह है। तो देखिए अब अगर मैं कहूं कि जैसे यहाँ पर q का मान पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो अगर धनात्मक पूर्णांक q का मान है तो धनात्मक पूर्णांक में 0 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो नहीं सॉरी, धनात्मक पूर्णांक करा वो तो आपको और ऋणात्मक पूर्णांक 0 हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक है तो 1 लिख सकते हैं, तो 6 एकम 6 गुणे 1 बराबर 6। अगर q की जगह पर 2 रखता हूं तो 6 गुणे 2 का मतलब 12, 6 गुणे 3 का मतलब 18। तो मैं अगर आपसे कहूं कि 6, 12, 18 ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे बच्चों कि 6, 12, 18 सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यह हो जाएगी सम संख्या हो जाएगी, क्या होगी, यह सम संख्या होगी।
हम लोगों से क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक बताइए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब कि ये तो धनात्मक सम पूर्णांक में आ रहा है, इसका मतलब ये धनात्मक सम पूर्णांक में आएगा, तो यह वाला आंसर नहीं लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए 6q+1, अगर कोई सम संख्या है, मान लीजिए 6q+1 है, 6 कम 6 में 1 जोड़ देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जैसे 7 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, इसी के हिसाब से एक एक जोड़ दिया मैंने, इसमें एक एक जोड़ दिया गया, 12 1 13, 18 1 19, यही ना हुआ बच्चों। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 7 13 19 यह धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, तो आप लोग कहेंगे कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। तो मुझको लग रहा है कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक पर यह सेट कर गया। अब देखिए अगर 2 2 जोड़ दिया जाए, इसमें 6 में 2 जोड़ दिया जाए, जैसे 6 में 2 जोड़ दिया गया तो 8 हो गया, इसमें 2 जोड़ दीजिए 14 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 8 14 20 ये सम संख्या होगी कि विषम संख्या होगी, तो आप लोग कहेंगे कि ये सम संख्या होगी, है ना। तो सम संख्या होगी, तो ये सम संख्या वाला हम लोग को नहीं दिखाना, इसको छोड़ देंगे। अब ये वाला जो होगा यह विषम संख्या वाला हो जाएगा। इसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, यह सम संख्या होगा और ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। तो हम लोगों से कह रहा कि दिखाइए कि, कह रहा था दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। तो देखिए आंसर आप लोगों का किस किस में कौन कौन सा आया, आंसर कौन कौन सा आया बेटा। एक तो आ गया 6q+1, एक आ गया 6q+1, दूसरा कौन सा हो गया 6q+3, 6q+3, और तीसरा कौन सा आ गया 6q+5, और तीसरा आ गया 6q+5 के रूप का, यह रूप हो या यह रूप हो या यह रूप हो, तो इस रूप का होगा। तो यह केवल दिखाना था हमें, और आप लोगों ने दिखा भी दिया, तो हमें यकीन है कि आप लोगों को यह सवाल समझ में जरूर आ गया होगा, है ना। और इस तरह से इसको आप लोग नोट करेंगे। अब मैं अगला एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बताने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया बेटा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है और आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है, दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों। ये सवाल बहुत बढ़िया समझने लायक है बच्चों, मगर अब मैं यहाँ से कैसे ऑनलाइन में समझा सकूं, बस सिर्फ इतना मैं आपको यही कह सकता हूँ कि 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले आप लोग इसको पहले नोट कर लेंगे बच्चों। आइए बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया एक्सरसाइज 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, दिखाइए। अब देखिए यह दिखाने का मतलब यह है कि आपको यह सिर्फ यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करके आपको दिखाना कि इस रूप का होगा। तो इसको सिर्फ लगाने का तरीका हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे लगाएंगे। कारण कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाइए, तो हम लोग सॉल्व करने से पहले कोई धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लिया जाए। तो माना धनात्मक पूर्णांक a है, मान लिया, माना धनात्मक पूर्णांक a है, चलिए मान लेता हूं। और इस a को अब इस रूप में हम लोग लिखेंगे, जैसे a बराबर होता है b ×
गुणे क्यू प्लस आर, और यहां से अगर देखें तो यह 3m है प्लस 0 मान लीजिए जो भी है, और यहाँ पर 3m प्लस 1 है या 3m प्लस 1। तो इसमें b का मान क्या मिल रहा है बच्चों? b बराबर मिल रहा है 3। तो हम लोग यहां से मान लेंगे कि b का मान 3 है, ठीक है। और जब b का मान 3 हो गया तो b का मान r के पदों में कुछ कंडीशन होती है कि आप यहां से r का मान जो होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु b से कम है। कंडीशन देखें तो b से कम का मतलब 3 से कम होना चाहिए। तो इसका अर्थ यह हो गया कि r बराबर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? r बराबर 0 लिख सकते हैं, और r बराबर या तो 1 लिख सकते हैं, या r बराबर हम लोग 2 लिख सकते हैं। यही लिख सकते हैं r बराबर 0, 1, 2, क्योंकि 3 तो लिख नहीं पाएंगे। अब आइए माना संख्या a जो था, तो a बराबर हम लोग लिखते हैं इसको a बराबर b क्यू प्लस r लिखते हैं। जो आपने माना था कि a बराबर एक पूर्णांक है, तो उस a को हम लोग लिखेंगे a बराबर b गुणे q प्लस r। अब चलिए जो a बराबर आ गया, b क्यू प्लस r आ गया, इसमें हम लोग r का मान रखते हैं और b का मान हम लोग रखेंगे। तो r बराबर तो हो गया 0 और b बराबर क्या है बच्चों 3। तो इसमें अगर मैं एक में रखूं कि r का मान 0 और b का मान 3 रखूंगा, तो यह मिलेगा क्या 3q प्लस 0 होगा, अर्थात a बराबर होगा 3q होगा। अब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका हम लोग वर्ग किया जाए। क्या किया जाए? प्रश्नानुसार इसका वर्ग किया जाए, और वर्ग कितना होगा a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 9q स्क्वायर आ जाएगा, 9q स्क्वायर आ जाएगा। या इसको 3 केवल उस रूप में लाना है, 3 लिख दे और यहां से 3q स्क्वायर लिख दे, तो जहां देखिएगा a स्क्वायर हो गया, जहां हम लोग 3m लिखना है। क्या लिखना है? 3m लिखना है। तो m के स्थान पर हम लोग क्या मान लेंगे 3q स्क्वायर, जहां m बराबर हो गया 3q स्क्वायर। इस प्रकार से 3q स्क्वायर की जगह पर m लिख देंगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m। इस तरह से बच्चों आप लोग इसको आप लोग देख लेंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को समझा दिए। और अब इसमें एक क्वेश्चन और लास्ट में रह गया होगा, ये 3 हो गया, चौथा हमने बता दिया, 5वां जो है वो क्यूब वाला है। और क्यूब वाला अगर लगाने का प्रयास कीजिएगा इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक का घन कर रहा है तो इसको a बराबर मान लेंगे पूर्णांक, और उसका क्यूब करके देख लीजिएगा, क्यूब करके लगाना होगा तो वो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिलहाल आप लोग प्रयास करिएगा बच्चों, अगर नहीं आप लोगों से लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर अवगत करा दीजिएगा, ताकि वो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बता सकें। और अगर लग गया तभी आप बता दीजिएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।